हाँ तो ठीक है। तो आज अपना सवाल है कि पहले तो डीपी होता क्या है। डीपी होता क्या है, इसे अप्लाई कब करते हैं, इसे अप्लाई कब किया जाता है। ठीक है, कब करते हैं, इसे अप्लाई कब करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसकी आज हम फील समझेंगे कि ये कैसे और क्या अप्लाई होता है। तो पहले डीपी से समझने से पहले एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, एक इंग्लिश में कहावत है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर यार तुम अपनी इस मिस्टेक से लर्न नहीं करते हो तो तुम यार मूर्ख कहलाओगे। तो एक ये सीधी सच्ची बात है, तुम मूर्ख कहलाओगे। ठीक है, तो समझते हैं कि जैसे मान लो ये सक्सेस है, ये सक्सेस है। ठीक है, और ये तुम हो। तुम्हें यहाँ पे पहुँचने के लिए पहुँचना है तो तुमने इसकी तरफ कुछ काम किया, फिर तुमने कुछ मिस्टेक के तुम्हारा डाउनफॉल आया, फिर तुम बढ़े, फिर तुम्हारी डाउनफॉल आया, फिर तुम बढ़े, फिर थोड़ा डाउनफॉल आया और फिर तुम इवेंचुअली पहुँच गए। ठीक है, अब मान लो तुमने जो यहाँ मिस्टेक करी और जो यहाँ मिस्टेक करी, ठीक है, वो सेम थी, वो सेम थी। तो यार देखो, जो तुमने इस मिस्टेक को टाइम लगाया सॉल्व करने में, ठीक है, यार वो फालतू हो गया, वो फालतू हो गया। क्योंकि अगर तुम ये मिस्टेक ध्यान कर लेते तो तुम ये वाली मिस्टेक नहीं दोहराते। ये वाली मिस्टेक नहीं दोहराते तो तुम्हारा जो पाथ ऑफ सक्सेस है वो ये नहीं होता, यहाँ से सीधा तुम इवेंचुअली जल्दी अपनी सक्सेस की तरफ पहुँच जाते। ठीक है, तो यार तुम मूर्ख नहीं होते, तुम समझदार होते। ठीक है, क्योंकि तुम अपनी गलतियों को नहीं दोहराते और अपनी सक्सेस पे जल्दी पहुंच जाते। ठीक है, कम टाइम में पहुंच जाते। तो ये इसका बेसिकली मतलब होता है। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं कि हम अपनी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो क्या होता है कि एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे सॉल्व करनी है। ठीक है, इसके लिए मुझे दो सब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो इससे छोटे साइज़ की, जो हम रिकर्जन में करते थे उसी वही बना रहा हूँ। ठीक है, फिर उस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे दो छोटी प्रॉब्लम और सॉल्व करनी पड़ रही है। लेट्स से अज्यूम ये और ये। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे सॉल्व करनी पड़ रही है ये और ये। ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लो तुम्हारी जो ये प्रॉब्लम थी, ये जो प्रॉब्लम थी और जो तुम्हारी ये प्रॉब्लम थी ये सेम थी, ये भी ये सेम थी और ये सेम थी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसे एक बार कंप्यूट कर लूँ, अगर मैं इसको एक बार कंप्यूट कर लूँ, ठीक है, तो यार मुझे दोबारा यहाँ से इसको कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इसे कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं मूर्ख हूँ, तो मैं मूर्ख हूँ। भाई जब मैंने एक बार रिज़ल्ट कैलकुलेट कर लिया तो मैं क्यों दूसरी बार इसको कैलकुलेट करूँ। इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसे मैं कहीं स्टोर कराऊँगा, उसे मैं कहीं स्टोर कराऊँगा, और जब मुझे यूज़ पड़ेगा तो वो मैं इसके लिए अप्लाई कर दूँगा, इसके लिए मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूँगा। मैं ये कैलकुलेशन नहीं करने वाला, मैं ये कैलकुलेशन नहीं करूँगा। तो इससे क्या होगा, जो मेरा टाइम है इन कंप्यूटेशन के लिए, इस कंप्यूटेशन के लिए, इस रिकर्जन ट्री जो बनेगा आगे इसके लिए, वो बच जाएगा, वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी तो मुझे इस जो ये प्रॉब्लम थी इसको स्टोर कराना पड़ा, इसको स्टोर कराना पड़ा, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा कि मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, और यार लोगों ने कहा है कि जो टाइम है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी, तो क्यों ना यार टाइम को सेव करना हम ज़्यादा प्रायोरिटी दें बजाय स्पेस के, बजाय स्पेस के। तो मेरा यही काम है, जो रिकर्सिव प्रॉब्लम होगी, जो रिकर्सिव प्रॉब्लम होगी और अगर वो दो बार वो दो या उससे ज़्यादा बार रिपीट करेगी तो मैं एक बार सॉल्व करूँगा, मैं सीधा सच्चा एक बार सॉल्व करूँगा और उसको स्टोर करा लूँगा, उसको स्टोर करा लूँगा। तो जब दूसरी बार एनकाउंटर होगा तो मैं दोबारा कंप्यूटेशन नहीं करूँगा, जो यहाँ पे मैंने स्टोर कराया था वो मैं डायरेक्ट यहाँ रिटर्न कर दूँगा। तो मैं अपना टाइम भी बचाऊँगा और मनी तो मैं घर बचा ही रहूँगा। ठीक है, तो देखते हैं इसे प्रॉब्लम से समझते हैं। ठीक है, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम से। तो यार फिबोनाची नंबर मैंने बताया था ये होता है कि पहला टर्म 0 होता है, फर्स्ट टर्म 1 होता है, ये प्री डिफाइंड होती है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया हुआ कि क्यों। ठीक है, अगला टर्म क्या होता है, 1 + 0 1, फिर अगला टर्म 1 + 1 2, फिर अगला टर्म 2 + 1 3, एंड अगला टर्म 3 + 1 4, अप टू इन्फिनिटी तक ऐसे चलते रहना। ठीक है ना। तो ये होता है फिबोनाची नंबर। तो मान लो मुझे फिबोनाची की 10th टर्म कैलकुलेट करनी है, तो मैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ f(10) से, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इससे एक पिछली वाली,
इससे एक पिछली वाली, और इससे एक, और उससे पिछली वाली, ठीक है, ये चाहिए। अब इसके लिए क्या चाहिए, F8 और F7, F8 और F7, ठीक है। अब इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए मुझे चाहिए F7 और F6, यही चाहिए, ठीक है। अब F8 के लिए देखते हैं, F8 के लिए फिर से F7, फिर से F6, फिर से F6। तो यार देखो एक चीज़ देखो, जो तुम्हारा ये रिकर्जन ट्री बना, जो तुम्हारा ये रिकर्जन ट्री बना, ठीक है, वो इस रिकर्जन ट्री से मैच कर रहा है, वो इस रिकर्जन ट्री से मैच कर रहा है ना। तो भाई देखो, मैं एक बार कंप्यूट करूंगा, मैं सीधी सच्ची आता हूँ, मैं एक बार F8 कंप्यूट करूंगा, चाहे किससे कर लो, चाहे इस रिकर्जन ट्री से कर लो, चाहे इस रिकर्जन ट्री से कर लो। पहले ऊपर ये पड़ा तो मैं इससे कैलकुलेट करूंगा, इससे कैलकुलेट करूंगा और F8 की वैल्यू स्टोर करवा लूँगा, F8 की वैल्यू स्टोर करवा लूँगा। और देखो मैं थोड़ा हूँ चालाक आदमी, मैं क्या कर रहा हूँ, जब F8 की कंप्यूटेशन करूँगा, ठीक है, जब F8 को कंप्यूट करूँगा तो उसमें F7 भी काउंटर होगा, F7 भी काउंटर होगा, तो मैं क्या करूँगा, F7 को भी साथ ही साथ स्टोर करा लूँगा, साथ ही साथ स्टोर करा लूँगा, क्योंकि फिर F7 के लिए मुझे दोबारा इसके रिकर्जन ट्री की ज़रूरत पड़े, जब F8 को कंप्यूट करूँगा तभी F7 को भी स्टोर कराऊँगा, और फिर उसको, उसका रिजल्ट यहाँ यूज़ करूँगा, यहाँ यूज़ करूँगा। ऐसे ही फिर मैं F6 को भी कंप्यूट करवाऊँगा, फिर मैं ऐसे ही F6 को भी प्री कंप्यूट करवा मतलब इसी जब कंप्यूटेशन हो रही होगी इसी में मैं F6 को भी स्टोर कर लूँगा, इसलिए अगर मुझे कहीं F6 की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसे भी यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग कि मतलब एक अगर प्रॉब्लम दो या उससे ज़्यादा बार आ रही हो तो मैं उसे एक बार सॉल्व करूँगा, एक बार सॉल्व करूँगा और उसे कुछ स्पेस देके उसे मेमोरी में स्टोर करा लूँगा, और जब वो दोबारा इनकाउंटर होगी तो मैं उसकी कंप्यूटेशन नहीं करूँगा, चुपचाप उसकी वैल्यू रिटर्न कर दूँगा, ठीक है, ठीक है। तो ये होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रिड्यूस होती है और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। तो देखो मान लो ये है, तुम्हें फिबोनाची ऑफ फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करनी है, तो तुम अपना रिकर्जन ट्री कैसे बनाते थे, तुम अपना रिकर्जन ट्री बनाते थे F4, F3, F2, F1, F3, F2 और फिर F2 और F1, ठीक है, यही बनाते थे, और इसमें तुम्हें F2 और F1 की वैल्यू पता होती थी। अब मान लो अगर F6 होता तो तुम्हें F5 के लिए काम करना पड़ता और ये काम F4 के लिए भी करना पड़ता, ठीक है, फिर F4 से F3 और फिर F2 ये करना पड़ता, और फिर F1, F2, और इसके लिए ये तो हमें पता होता ही है, ठीक है। तो यार देखो, अगर तुम्हें f ऑफ n कैलकुलेट करना है, f ऑफ n कैलकुलेट करना है तो तुम्हें कितनी कंप्यूटेशन करनी पड़ी, ये पहली यहाँ पे कंप्यूटेशन, ये 2 कंप्यूटेशन, ये 4 कंप्यूटेशन, और 2 से जो होगा ये 2 से ये होगी, ये टूटेगा F1 और F0 में, F1 और F0 में, ठीक है। तो यहाँ 8 कंप्यूटेशन, तो यार ये बढ़ता जाएगा और ये सम ऑफ आपके कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 4 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, आखिरी टर्म कितनी होगी, आखिरी टर्म होगी 2n-1। इसका जीपी से सम करोगे तो आएगा ऑर्डर ऑफ 2n, ऑर्डर ऑफ 2n, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ 2n, ठीक है। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, अभी डीपी नहीं लगाया। अब मान लो डीपी लगाता तो मान लो F6 से यहाँ चालू करता, F6 को मुझे फाइंड करना होता तो मैं F5 स्टोर कर लेता, F5 की जब कंप्यूटेशन चल रही होती मैं F4 स्टोर कर लेता, F3 स्टोर कर लेता, F1 और F2 मेरे को पता ही रहता है, F1 F2 मेरे को पता ही रहता है, ठीक है। तो मेरी कौन कौन सी रिकर्जन कॉल बच जाती, मेरी ये रिकर्जन कॉल बचती, ये बचती, ये भी बच जाती, ये भी बच जाती, ठीक है, और ये पूरा का पूरा ट्री ही हट जाता, ये पूरा का पूरा ट्री ही हट जाता, क्योंकि मैं F4 यहीं कंप्यूट कर चुका हूँ। तो यार देखो मुझे क्या क्या देखना पड़ा, F6, F5, F4, F3, F2, F1, और सबको एक ही बार देखना पड़ा, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यार देखो तुम 2 की पावर n से
टू की पावर एन से एन तक आ गए, टू की पावर एन से एन तक आ गए, और तुम्हें पेनल्टी क्या करनी पड़ी, तुम यहाँ पे कुछ स्टोर नहीं करा रहे थे, क्योंकि तुम लोग मूर्ख थे, तुम यहाँ कुछ स्टोर नहीं करा रहे थे। तो अब तुम्हें स्टोर कितना कराना पड़ा, सबको स्टोर कराना पड़ा 1 से लेके एन तक, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, ओ ऑफ एन। तो ये टाइम हो गया और ये स्पेस हो गया। मैं इसलिए कहता हूँ यार, हर बार दिमाग का इस्तेमाल करो, थोड़ा भी दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो बहुत प्रॉफिट होता है, कि टू की पावर एन से तुम एन तक गिर जाते हो, ठीक है, ये प्रॉफिट होता है दिमाग का, ठीक है। तो यार ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। अब इसका एक बार कोड भी देख लेते हैं, इसका एक बार कोड देख लेते हैं कि कोड कैसे लिखेंगे हम। तो देखो कोड दिखना है, तो देखो जो फिबोनाची नंबर है वो इंटीजर टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा नहीं, तो इसलिए जो मैं रिटर्न टाइप देता हूँ इंट, ठीक है। अब तुम्हारा वो क्या है, तुम्हारा फंक्शन का नाम देते हैं, मान लो से एफ, और इसमें देते हैं इंटेन, इसमें देते हैं इंटेन। अब देखो, अब मुझे क्या क्या पता है, मुझे क्या क्या पता है, पहले तो बेस केस लिखते हैं, सबसे आसान काम, ठीक है। तो बेस केस है कि मुझे अगर एन वन हो तो रिटर्न ज़ीरो करना है, क्योंकि जो पहली टर्म है फिबोनाची की वो ज़ीरो होती है, वो ज़ीरो होती है, ठीक है। अगर टर्म वन हो, मतलब जो सेकंड टर्म हो, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, वन, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, वन, ठीक है। ये मुझे पता है, ये मुझे करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू, ठीक है, एफ ऑफ एन माइनस टू। तो यार देखो, मुझे जो रिजल्ट था उसे स्टोर भी कराना था, क्योंकि डीपी यही बोलती है जो तुम कंप्यूट करोगे उसे तुम्हें स्टोर करवाना पड़ेगा, उसे तुम्हें स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैं क्या वेरिएबल बनाता हूँ, इंट ए आर आर एन, इंट ए आर आर एन, और इसे इनिशलाइज कराता हूँ सारे एलिमेंट को -1 से, सारे एलिमेंट को -1 से बताता हूँ क्यों, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूँ कि ए आर आर ऑफ एन इक्वल टू दिस, ठीक है। और यहाँ से मैं कर देता हूँ रिटर्न ए आर आर ऑफ एन, यही करना है, यही करना है। तो यार तुमने रिजल्ट को स्टोर तो करा लिया, रिजल्ट को स्टोर तो करा लिया, पर अब जब वो दूसरी बार काउंटर हुआ तो तुमने उसका यूज़ नहीं किया, तो तुमने उसका यूज़ नहीं किया, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने ए आर आर ऑफ एन को करवाया था -1 से इनिशलाइज, तो इसका मतलब क्या था कि कुछ डब्बे होंगे, ये ए आर आर एरे होगी, इसमें कुछ डब्बे होंगे, ठीक है। यहाँ पे सब में -1 भरा होगा, यहाँ पे सब में -1 भरा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर कोई वैल्यू -1 नहीं हुई, अगर कोई वैल्यू -1 नहीं हुई, तो मैं ये समझ लूँगा कि वो वैल्यू मेरे को पता है, वो वैल्यू मेरे को पता है, क्योंकि फिबोनाची का कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। तो अगर -1 नहीं है तो यहाँ पे हमेशा ज़ीरो या पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये टर्म मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, ये टर्म मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो मैं कह दूंगा कि इफ़ ए आर आर ऑफ एन इज़ नॉट इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू -1, मतलब वो मेरी कंप्यूट हो चुकी है टर्म, अब मुझे उसे दोबारा कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ए आर आर ऑफ एन, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ए आर आर ऑफ एन, ठीक है। ये मेरा कोड हो गया इस फंक्शन का, ठीक है। इसे रन करने का ट्राई करना और समझना मैं क्या कह रहा हूँ, रिकर्जन ट्री बना के देखो, रिकर्जन ट्री से ही मैं समझा ही देता हूँ। जैसे मान लो ये था, तो तुमने एफ ऑफ 5 कॉल किया, ठीक है। अब एफ ऑफ 5 कॉल किया तो पहले क्या चला, एफ ऑफ 4 चला, फिर एफ ऑफ 3 चला, यही चला, ठीक है। तो अब रिकर्जन क्या कहता है, पहले एफ ऑफ 4 कंप्यूट होगा। अब ए आर आर ऑफ 4 के अब ए आर आर ऑफ 4 के अंदर कुछ वैल्यू, ए आर आर ऑफ 4 के अंदर कितना, -1, तो ए आर आर ऑफ 4 कंप्यूट हुआ। ये कहेगा, हाँ, तो ये कहेगा कि मैं F3 कंप्यूट करूँगा और F2 कंप्यूट करूँगा, ये यही कहेगा, ठीक है। अब तुमने डाल दिया यहाँ F2 इक्वल टू 1, तो ये रिटर्न कर देगा 1, ये रिटर्न कर देगा 1। अब F3 कैलकुलेट होगा, F3 कितना हो जाएगा, F2 और F1, यही होगा, ठीक है। तो ये रिटर्न कर देगा तुम्हें कितना, ये रिटर्न कर देगा 1, ये तुम्हें रिटर्न कर देगा 0, ठीक है। तो F3 कितना आ गया,
F3 कितना आ गया, F3 आ गया तुम्हारा 1, और ये ARR ऑफ एरे में स्टोर हो गया होगा। तो जो तुम्हारी एरे थी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5, हाँ, तो तुम्हारा F3 में क्या आ जाएगा, F3 0 1 2 3, F3 में आ जाएगा 1, F3 में आ जाएगा 1। यहाँ सब -1 ही रहेगा, यहाँ सब -1 ही रहेगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे स्टोर नहीं कराया, ठीक है। अब f(3) स्टोर हो गया। अब f(2) हमें पहले से ही पता था, तो ये 1 देगा, ये 1 देगा, और F3 1 देगा, तो F4 हो जाएगा 2, F4 हो जाएगा 2। तो जो F4 था वो यहाँ भर जाएगा 2, ठीक है। अब F5 कॉल होगा, तो F5 के लिए मुझे क्या चाहिए, F5 के लिए F4 तो बन गया, अब F3 चाहिए। तो देखो, अगर अब F3 बनेगा तो F3 में कितना है, 1। तो अब F3 का रिकर्जन ट्री जो ये हो रहा था, जो ये हो रहा था, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो सीधी रिटर्न वैल्यू 1 कर देगा। तो F3 यहीं से 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो और ये F4 2 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो 2 + 1 3, तो F5 कितना हो जाएगा, 3, F5 हो जाएगा 3। तो यार देखो, जो ये रिकर्जन ट्री की कंप्यूटेशन थी ये बच गई, ठीक है। अब जैसे तुम F में और बढ़ते जाओगे, F में और बढ़ते जाओगे, मान लो तुम F ऑफ 200 कैलकुलेट करोगे, तो ये कंप्यूटेशन बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, ये कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसे हम बचाने के लिए एरे का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की फील्ड। मैं समझता हूँ कि तुम्हें अच्छा लगा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यार अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।